अगेन गुड इवनिंग। आज का जो बेसिक हम लोग सेशन लेने वाले हैं, ध्यान रखना है इन चीज़ों पे हम लोग सेशन होगा कि हम लोग अपने एग्ज़ाम में जो मेरा सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है, उसमें बेहतर यूटिलाइज़ेशन ऑफ पीवाईक्यू कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अंततः पता है कि यूपीएससी हो या कोई भी स्टेट पीसीएस हो, कोई भी एग्ज़ाम्स हो जो जिस सिविल सर्विसेज के नाम पे आप जानते हैं, उसमें होता क्या है कि आपका जो माइंडसेट होता है, वो माइंडसेट के लिए हम सिविल सर्विसेज की जो क्वेश्चन बनाने वाले आयोग होते हैं, उसके हम क्वेश्चंस को हम उसके माइंड को रीड करते हैं। और वो रीड करने का एक ही माध्यम है मेरे पास, वो माध्यम है प्रीवियस ईयर पेपर। तो प्रीवियस ईयर पेपर को हम जितने तरीके से एंकरिंग कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, अगर वो करके जाते हैं तो मैं आपको कई क्वेश्चंस ऐसा दिखाऊंगा जिसका रिपीटेशन अलाउड होता है और रिपीट होता है, कंटिन्यू रिपीट होता है। तो उस बारीकियां को हम लोग ध्यान रखेंगे और आप लोग जवाब दीजिएगा। और वीडियो अपना ऑन रखना है, जिससे कि मुझे लगे कि हम एक खास व्यक्ति से बात कर रहे हैं, जहां पर मुझे एक प्रश्न का आंसर देने में मैं भी समझा पाऊं, और आप भी जब भी जवाब देंगे अपना ऑडियो ऑन कर लेंगे, जिससे कि आपकी आवाज कंटिन्यू क्या हो, आता रहे। चलिए, तो सबसे पहली बात तो आप जानते ही हैं कि आज का जो प्रॉपर मेरा सेशन इसी तरीके से पीवाईक्यू मैराथन 10 इयर्स का जो हिस्ट्री वाला पार्ट करवा रहे हैं, वो मेरा होने वाला है, ठीक है। और इस तरीके से हम जो करवाने का तरीका है, वो आपको मैं सबसे पहले तो बता दूं कि क्वेश्चंस हम आपको लाइव दिखा देते हैं। जिस लाइव क्वेश्चन में आएंगे तो आप आइए सर, आपका सेशन कंटिन्यू क्या हो गया है, ऑन हो गया है। आप लोग जवाब देने के लिए रेडी हैं? आप लोग क्वेश्चन को देखिए, और इसका जवाब जो है मैंने एक दिन करवा रखा था, ठीक है, और आप इसका जवाब दीजिए। दो ही ऑप्शन दिख रहा है, दो ही ऑप्शन है। हाँ बिल्कुल, और मैं ऑप्शन दिखाऊंगा और ऑप्शन दिखा रहा हूँ। देखिए, इसमें ऑप्शन आपके पास इस तरीके से दिख रहा है कि धान्य कटक, जो सबसे पहले मैं बता दूं, ये क्वेश्चन जो है आपका है यूपीएससी 2023 का पेपर है, ठीक है। और ये हिस्ट्री वाला पार्ट, जैसा कि मैंने बताया था, हिस्ट्री वाला पार्ट हम लोग कर रहे हैं आज। तो ये क्वेश्चन आप लोग देखिए कि धान्य कटक के बारे में है, ठीक है। ये पहली बात 2023 का पेपर है यूपीएससी का। तो धान्य कटक से रिलेटेड क्वेश्चन है कि धान्य कटक जो महासंधिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था? एक है आंध्र, यानी आंध्र जो समझ रहे हैं आंध्र प्रदेश के बारे में बात कर रहा है, दूसरा बात कर रहा है गंधार के बारे में, तीसरा कलिंग के बारे में, और चौथा मगध के बारे में। कलिंग। बताइए आंसर क्या होगा? ए आंध्र। आंध्र का बिल्कुल आंध्र। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। तो अब हम इस पर बात कर लेते हैं कि आखिर इससे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस बन रहा है, और अगर गलती हो रहा है तो क्यों गलती हो रहा है, उस पर भी हम लोग डिटेल्स रूप से क्या करेंगे, बात करेंगे। अब एक बात देखिए, जो सबसे पहला समझना है कि ये क्या बात कर रहा है यहाँ पे। ये बात करने का तरीका है कि यहाँ पर जो बेसिक तौर पे बात कर रहा है आपके साथ, ये बात कर रहा है महासंदिग्ध। क्या बात कर रहा है? महासंदिग्ध। अब जानते हैं आप, सबसे पहली बात पता होगा कि बौद्ध धर्म में महासंधिक जो आया कब। अगर सिंपल पूछा जाए कि हम एक एक पॉइंट्स को देखते हैं, सबसे पहला धान्य कटक के बारे में। तो धान्य कटक जानते हैं आंध्र प्रदेश में पड़ता है। इसका एक और नाम है धरनी कोटा। क्या नाम है? धरनी कोटा। यहां पर हम लिख देते हैं धरनी कोटा, ठीक है। धरनी कोटा नाम है। अगर मान लिया जाए कभी धरनी कोटा के नाम से है तो घबराना नहीं है कि सर ये कहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। ये कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में ही पड़ता है। अब महासंधि के बारे में बात कर लेते हैं। अब जानते हैं कि बौद्ध संगीति हुआ था। क्या हुआ था? बौद्ध संगीति हुआ था। और बौद्ध संगीति में आपको ये भी पता है कि सर कितने बौद्ध संगीति हुआ टोटल? चार हुआ है। तीन। चार हुआ है। चार हुआ है, तीन और चार हुआ है। और आपको ये भी पता है, हम एक एक करके तो लिखेंगे नहीं, लेकिन आपको सिंपल बता देते हैं कि इसके बारे में, कि एक जो याद रखना है आपको, ये जो पहला हुआ है हम सिंपल बताते चलते हैं। आप जानते हैं कि 483 बीसी में हुआ है। और ये कहाँ हुआ है? राजगिरी में हुआ है। राजगिरी में हुआ है। आप जानते हैं कि इसमें दो चीज डिवाइड हो गया था। क्या हो गया था? नियम को लेकर के सूत पीटक और विनय पीटक हुआ था। सूत पीटक और विनय पीटक हुआ था। सूत पीटक और विनय पीटक हुआ था। अब बात आता है कि सर सूत पीटक विनय पीटक मेरा हो गया, सेकंड में क्या हुआ? सेकंड जो हुआ था आपको 383 बीसी में हुआ था।
और ये कहाँ हुआ था? वैशाली में हुआ। ठीक है? और ये जो प्रॉपर है, यही खासकर नियम में जो कुछ मतभेद आ गया था इस वाले में, तो मतभेद आने के कारण क्या हुआ था, ये जो है 2 भागों में बँट गया पुनः। इसका नाम, एक का नाम अस्थिरवादी या थेरवादी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? थेरवादी बोलते हैं, और दूसरा का नाम महासंधिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महासंधिक बोलते हैं। ठीक है? महासंधिक बोलते हैं। अब देखिए, फिर अगेन आप लोग समझिए कि मैंने आपको क्या कहा अभी, कि जो महासंधिक के बारे में जो मैंने अभी जस्ट आपके सामने बात किया, अब ये दिमाग में आ गया कि सर बौद्ध का जो सेकंड जो बौद्ध संगीति हुआ था, उसमें जो डिवाइड होने के कारण, जो खास तौर पे जो 2 ग्रुप बना, वो 2 ग्रुप, एक महासंधिक हो गया और एक क्या हो गया? स्थविरवादी हो गया। ठीक है? तो यही चीज़ को समझने के लिए, अब जब ये समझ जाएँगे, तब आपको लगेगा कि अब हम इसके ऊपर आते हैं, प्रश्न के ऊपर, कि मेरा क्या होना चाहिए। अब एक-एक जगह देखिए कि आंध्र प्रदेश में कई और जगह भी हैं। अमरावती का नाम आप जानते होंगे, लिख लीजिए अमरावती, ठीक है? अमरावती का नाम जानते होंगे। नागार्जुनकोंडा का नाम जानते होंगे, नागार्जुनकोंडा भी इसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है? नागार्जुनकोंडा हो गया। अब ये चीज़, गंधार आप जानते हैं गंधार कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान और आंध्र प्रदेश वाला भाग में पड़ता है, ठीक है? कलिंग कहाँ है? तो कलिंग के बारे में आप सभी को पता है, कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में है, बिल्कुल सही है, उड़ीसा में हो गया। नेक्स्ट मगध के बारे में तो पता ही है, मगध कहाँ है? बिहार में है, बिहार में है, ठीक है? तो अब चीज़ें, अच्छा दूसरी बात, कभी भी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा तो आप लोग का काम क्या बेसिक तौर पे होना चाहिए, वो मैं काम बता देता हूँ, कि जब भी आप काम कर रहे हैं तो इस प्रश्न के उत्तर में आप जब भी उत्तर देने के या खोजने के सर्च में रहते हैं, तो इससे संबंधित जितने-जितने जगह है बिहार में बौद्ध से जुड़ा हुआ, उसको आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए और एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, ठीक है? जिससे क्या होगा कि जब नोट्स बनाएँगे आप, तो आपके पास वो दिमाग में रहेगा कि हाँ, इन त तरीके से मुझे क्या करना है, काम करते चलना है, ठीक है? तो ये ध्यान रख के चलना है। अब देखिए, ये आपका क्लियर हो गया, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया? ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। हम कुछ ट्रिक्स टेक्निक भी बताते चलेंगे, कि जिससे क्या होगा कि आपका अगर नहीं भी कुछ आता है ना, तो आप ज़ीरो नॉलेज से भी आप क्या करेंगे, आंसर को टिक कर लेंगे। अब देखिए ये क्या है? प्राचीन भारत, 42 नंबर क्वेश्चन, कि प्राचीन भारत में के संदर्भ में बात करना है, कि स्तूप की संकल्पना मूलतः बौद्ध संकल्पना है। दूसरा ऑप्शन है कि स्तूप आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार होता था। तीसरा कहता है कि बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक संरचना होती थी। चलिए इसको बनाइए आप लोग, क्या आंसर होना चाहिए? तीन ही ऑप्शन है सर? हाँ, 3 ऑप्शन है। 3 ऑप्शन है और इसमें ये 3 ऑप्शन है और इस तरीके से इसका दिया हुआ है। आप लोग को बताना है कि इसमें कौन-सा सही होने वाला है। ठीक है? अच्छा हाँ। केवल 1, अच्छा केवल 2, अच्छा। केवल 3। अब देखिए इसके बारे में हम आपको बेसिक तरीका बता रहे हैं। इसको बनाना कैसे चाहिए? अगर मान लिया जाए आपके दिमाग में आ गया, सबसे पहली बात तो आप जानते हैं कि बौद्ध से जुड़ा हुआ है। अभी आपने क्या किया, 2 क्वेश्चन कंटिन्यू बौद्ध से देख लिया है। तो आपको क्या करना है कि आज ही रात में क्या करना है कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें आप जानते हैं या आपके बुक्स में कंटेंट में है, वो सारी चीज़ों को क्या करना है, पढ़ लेना है। ठीक है? बौद्ध धर्म को तैयार कर लेना है, आज ही तैयार कर लेना है, जितना भी चीज़ें हैं। अगेन आज बौद्ध धर्म क्या करना है, तैयार कर लेना है। अब बात आता है कि बुद्ध की स्तूप की बात है। आप जानते हैं कि स्तूप क्या होता है? अभी भी आप जानते हैं कि स्तूप के बारे में जब भी जानकारी मिलती है, तो होता क्या है कि जो अगर कोई मान लिया जाए निर्वाण की प्राप्ति हो गया, परिनिर्वाण की प्राप्ति प्राप्ति हो गया, उनके जो अवशेष होते हैं, देहावसान का जो अवशेष होता है, उस अवशेष को क्या करते हैं हम लोग, जहाँ रख ज़मीन के अंदर रखते हैं, उसके ऊपर एक गुंबद, गोलाकार गुंबद बनाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्तूप बोलते हैं। आप देखे होंगे कि यदाकदा पटना में से लेकर कई जगह पे सारनाथ स्तूप है, कई जगह आपको इस तरह से मिल जाएगा। लेकिन बात आता है कि मूलतः ये बौद्ध की संकल्पना है नहीं, ये इससे पहले हड़प्पा में भी हुआ था। कहाँ हुआ था? हड़प्पा में भी हड़प्पा हुआ में। था। तो आप एक बात तो समझ में आ गया कि सर ये गलत हो गया मेरा। दूसरा कहता है स्तूप आमतौर पर अवशेष, मैं अभी जस्ट बात किया हूं ना अवशेष को लेकर के, जस्ट अवशेष का नीचे भाग आ रहा है, ये सही हो गया आपका। ये क्या है कि बौद्ध परंपरा में स्तूप एक संकल्प अर्पित या स्मारक, जस्ट अभी मैं बात किया हूं ना स्मारक से रिलेटेड, ये भी आपका सही हो गया। यस यानी सर। क्या इसका फाइनल आंसर क्या होगा? 2 सही दो। हो गया। केवल दो। ठीक है? तो ये चीज़ों को समझना है। टॉपिक डिसाइड कीजिए, सबसे पहले मैं भी टॉपिक डिसाइड कर दूँगा आपको।
टॉपिक डिसाइड कीजिए कि मुझे कौन-कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। वो काम करके पहले से रखिए। बौद्ध से रिलेटेड सारी क्वेश्चंस आपको तैयार करके पहले से रखना है, ठीक है? अब आते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन पढ़िए आप, 43 नंबर क्वेश्चन। ये मुझे लगता है ये भी बहुत ईज़ी क्वेश्चन है। आप जुड़ सकते हैं। यूपीएससी का जो प्रीवियस ईयर मैराथन है, आप मेरे साथ अगर ज्वाइन 1 टू 1 मेंटरशिप कार्यक्रम करते हैं, तो इस तरीके से मेरे साथ जो है कभी नहीं प्रीलिम्स रुकेगा बे, आप शामिल हो सकते हैं, ठीक है? जी, क्या आप लोग का आंसर आ गया? आंसर आप लोग का आ गया क्या? जी सर, पतन। पतन, बिल्कुल सही है। अब देखना है कि आपको इस आंसर करने के दौरान क्या महसूस हुआ। ये कोरकई है, ये पुंपुहार है और ये मुरीची है, ठीक है? तो कोरकई, पुंपुहार, मुरीची, अब सामान्य बात है कि यूपीएससी का एक पैटर्न रहा है या सिविल सर्विसेज का एक पैटर्न रहता है कि पोर्ट से रिलेटेड जानकारी हमसे ज़्यादा पूछती है, ठीक है? इस स्तर पे जाएँगे तो पतन मेरा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ है। एक राजधानी नगर है, एक पतन है, लौह एवं इस्पात निर्माण के केंद्र है और जैन तीर्थंकरों के चैत्य है। चैत्य क्या होता है? चैत्य से भी क्वेश्चन आया हुआ है बीपीएससी में एक बार। यूपीएससी में चैत्य होता है पूजा स्थल। क्या होता है? पूजा स्थल होता है। और विहार क्या होता है बताइए? विहार क्या होता है? विहार होता है घूमने वाला स्थान। क्या है? घुमंतु, जो घूमने का स्थान होता है, या घूमने या ठहरने का स्थान कह सकते हैं। ठहरने का स्थान बोलते हैं इसको, ठीक है? तो ये आपका ये भी चीजें क्लियर हो गया। विहार और चैत्य दोनों अब समझ में आ गया आपको। अब बात आता है पतन से रिलेटेड। अब एक बात हम छोटी जानकारी यहां पर देते हैं कि ये है कहां पे। ये जो है कोरकई, ये कोरकई जो है, कोरकई कहां पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। अब लिख लीजिए तमिलनाडु। पुंपुहार भी कहां है? तमिलनाडु में है। और मुरुची कहां पे है? ये केरला में है, ठीक है? केरला में। तो ये चीजें आपको समझ में आ गया सारा चीजें कि यहाँ यहाँ है। सर हमसे कभी भी क्वेश्चन आएगा तो हम इसका जवाब देने में क्या, हम इसका जवाब देने में एबल हैं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप। अब देखिए, ये जब हम जवाब देते हैं तो एक चीज ध्यान रखते हैं कि मेरा ये प्रश्न का आंसर क्या होना चाहिए। ये 47 नंबर क्वेश्चन देखिए। 47 नंबर क्वेश्चन आत्मा से रिलेटेड है और पूछता है कि आत्मा केवल जंतु और पादप जीवन का संपदा नहीं है, ठीक है, बल्कि शिलाओं, प्रवाहित जलधाराओं और अनेक प्राकृतिक वस्तुओं की भी है जिन्हें अन्य धार्मिक संप्रदाय जीवित नहीं मानते। ये विचार किनका है? और यहां लिखा है कि कथन प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक संप्रदाय के मूलभूत विश्वास को प्रतिबिंबित करता है? बताइए इसका क्या होगा आंसर। आत्मा का, अब राहुल आवाज नहीं आ रही आपकी। बिल्कुल जैन धर्म है। बहुत सामान्य क्वेश्चन है क्योंकि जानते हैं ना कि आत्मा से संबंधी जो विचार कौन दिया था? आत्मा का सबसे पहला विचार जैन धर्म का आता है। और इसमें एक बात और बता रहे हैं हम आपको कि आत्मा में विश्वास होने के कारण ही जैन धर्म आत्मवादी प्रकृति के हैं। दूसरी बात, ईश्वर में विश्वास नहीं होना ये अनिश्वरवादी का प्रतीक है। जो जैन धर्म ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, कहता है कि जन्म जो होता है किसी व्यक्ति का, अगर मान लिया जाए ऊंचे कुल में या निम्न कुल में जन्म हुआ, उसके पीछे उसके पूर्व जन्म में कर्म के ही अनुसार होता है। यानी जिस व्यक्ति का जैसा कर्म है वैसा ही उसका जन्म उच्च कुल या निम्न कुल में होता है। यह पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरी बात, एक तरफ हम आते हैं बौद्ध धर्म में। इसी के साथ देख लेते हैं बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म में क्या होता है कि न ही उसे आत्मा पर विश्वास है, न ही उन्हें भगवान पर विश्वास है। इसीलिए बौद्ध धर्म को कहा जाता है अनात्मवादी और अनिश्वरवादी।
समझ में आ गया? अनात्मवादी और अनिश्वरवादी, ये दो चीजें याद रखनी है और लिख भी लेना है पॉइंट, ठीक है? ये लिख भी लेना है। अब बात आता है कि जब हम ये देखते हैं तो अब ये देखिए कि यही सिंपल हो गया, जैन इसका आंसर हो गया, ठीक है? तो आत्मास्पदी जैन इसका पॉइंट बन गया। बौद्ध के बारे में अभी मैंने क्या बात बोला, दो चीज, अनात्मवादी, अनिश्वरवाद। अनात्मवादी और अनिश्वरवादी, ठीक है? अनिश्वरवादी भी मैंने बोल दिया, अनिश्वरवादी, ये दो चीज समझ में आ गई आपको। इसी प्रकार से आपका क्या काम है कि शैव परंपरा से रिलेटेड और वैष्णव परंपरा से रिलेटेड जो जानकारी आपके पास है उसको क्या कीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है? शैव धर्म से रिलेटेड और वैष्णव धर्म से रिलेटेड जितनी भी चीजें आपके पास है उसको क्या करना, पढ़ लेना है। देखिए अब तक में बौद्ध से कितने क्वेश्चन आ गया टोटल, आपने 3 से 4 क्वेश्चन देख लिया है, यानी कि सबसे वीवीआई चैप्टर आपका जैन और बौद्ध है। चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे तो वहां से आपको क्वेश्चन बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं, इसका जवाब दीजिए आंसर। 48 नंबर क्वेश्चन, ये विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य से क्वेश्चन, ठीक है? देवराज प्रथम, देवराज प्रथम। ठीक है, आपने इसका आंसर किया देवराय प्रताप। और कोई बताइए, सलीम साहब, चांदनी, राकेश, क्या होगा इसका आंसर? क्या है क्या? अच्छा, और चांदनी? चलिए हम इसका आंसर बता रहे हैं। पहली बात तो जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य बहुत इंपॉर्टेंट, आज ही क्या करना है कि वीवीआर टी कर लीजिए, विजयनगर साम्राज्य का अलग में लिख लीजिए कि मुझे विजयनगर साम्राज्य से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज होगा सारा चीज जानकारी हम ले लेंगे। पहली बात, हम इसका तो एक आंसर बहुत आसानी से बता देंगे, लेकिन इसके बारे में और जानकारी कलेक्ट कर लेते हैं क्या क्या है। आप जानते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना जो कब हुआ था? स्थापना हुआ था 1336 ईस्वी में, ठीक है? कौन किया था भाई साहब? ये किया था हरिहर और बुक्का, हरिहर और बुक्का किया था, ठीक है? हरिहर और बुक्का किया था। जानते हैं इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी कहाँ? हम्पी है। हम्पी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में, ठीक है? हम्पी कर्नाटक हो गया। अब इतनी जानकारी सिंपल आपको जानकारी मिल गया। अब बात आता है सर कि विजयनगर साम्राज्य का बेसिक तौर पे 4 वंश रहा है। 4 वंश कौन कौन रहा है वो हम देख लेते हैं कि पहला तो जानते हैं संगम वंश है, ठीक है? संगम वंश हो गया। दूसरा कौन सा हो गया? सालुब वंश है। तीसरा कौन है? तुलुब है। चौथा कौन सा है? अरविडू है। क्या है? अरविडू है। अब ये 4, अब जो चारों के बारे में आपका काम क्या है, चारों के बारे में डिटेल्स जानकारी इकट्ठा कर लेना, ठीक है? चारों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लेना कि कब क्या कैसे किसके विषय में कौन महत्वपूर्ण शासक है इसके बारे में। इसका आंसर जानते हैं। अब संगम, ये जो देवराय प्रथम है, आप जानते हैं देवराय प्रथम जो है संगम वंश का क्या है? प्रतापी राजा है, ठीक है? और इसका देवराय प्रथम संगम वंश से जुड़ा हुआ है, ये बात जान के। और इसमें आप देखेंगे ना तो आगे जब बढ़ के आप देखेंगे तो ये यही संगम वंश का जो अंतिम राजा विरूपाक्ष है, क्या है? अंतिम शासक है, अंतिम शासक है, लिख लीजिए, अंतिम शासक विरूपाक्ष हो गया। अब जब ये जानकारी आपको मिल गया, जब ये जानकारी मिल गया तो अब ये जानकारी आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम क्या करें, हम क्या करें। ये जानकारी के साथ ही आपका काम हो जाता है कि तुलुप वंश के, अब यही तुलुप वंश कृष्णदेवराय है। कौन है? कृष्णदेवराय है, कृष्णदेवराय है, ठीक है? ये जानकारी बेसिक तौर पे आपके पास क्या हो गया? तैयार हो चुका है। अब हम चलते हैं आगे। ये जब आपको सामान्य तौर पे जानकारी क्या करना है, इकट्ठा कर ले। मल्लिकार्जुन के बारे में देख लेना है, वीर विजय के बारे में भी, विरूपाक्ष के बारे में। अब आगे हम चलते हैं। अब इसका आंसर बताइए, 49 का आंसर क्या होगा? मध्यकालीन गुजरात में इनमें से किस एक शासक ने दीव को, जो अभी दमन द्वीप समझ रहे हैं ना, वही दीव की बात हो रही है, दीव को पुर्तगालियों को सुपुर्द कर दिया? अब जब ये देखेंगे आप तो इस कड़ी में आपको जब प्रश्न के बारे में जब पढ़ेंगे तो आप जानते हैं 4 राजा का नाम लिखा हुआ है, अहमद शाह, महमूद बेगरा, बहादुर शाह और मोहम्मद शाह। अब जो 4 राजा आपके पास है, 4 राजा में आप देखिए यहाँ पे कि जो मेन इसका आंसर बताने के लिए तो मैं कह दूंगा कि बहादुर शाह होगा।
अब बहादुर शाह 2 है, बहादुर शाह 2 है, एक प्रथम है, एक 2 है। अब ये जो बहादुर शाह प्रथम है, ये बहादुर शाह प्रथम को ही औरंगजेब का जो 3 पुत्र था, यही 3 पुत्र में एक पुत्र है बहादुर शाह प्रथम, जिसको मुअज्जम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुअज्जम कहा जाता है। दूसरा, जो बहादुर शाह द्वितीय है, जब पढ़ेंगे आप उत्तरवर्ती मुगल शासक पढ़ेंगे, जब तो उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य में पढ़ेंगे तो आपको एक कहना आएगा बहादुर शाह जफर। क्या नाम आएगा? बहादुर शाह जफर। बहादुर। ठीक है। तो अब बात आता है कि बहादुर शाह प्रथम और बहादुर शाह मुअज्जम, इस दोनों के बारे में। अब बहादुर शाह जफर के बारे में एक बात है कि ये अंतिम मुगल शासक है। क्या है? अंतिम मुगल शासक है। ठीक है, अंतिम मुगल शासक। अब ये भी जानकारी मिल गया आपको। जब अंतिम मुगल शासक के बारे में जानकारी मिल गया, तब अब क्या करना है आपको? आगे देखना है कि क्या और चीज क्या हम इकट्ठा कर सकते हैं इसके विषय में। ठीक है, और प्रयास कीजिए कि और चीज क्या हम जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, तब तक में क्या कीजिए, और इस प्रश्न का आगे आंसर क्या कीजिए, आप लोग देने की कोशिश कीजिए कि ये प्रश्न क्या आपको समझ में आ रहा है। ये बहुत इजी प्रश्न है, ये बहुत इजी प्रश्न है। आप पहले मैं बता दूं, बहुत इजी प्रश्न है ये। भारत 33 का चार्टर एक्ट। हाँ, इसका जवाब दीजिए आप लोग। 1833 का चार्टर एक्ट। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है, सही आंसर है आपका। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है आपका। अब हम देखते हैं आगे कि इसी का आंसर जो हम लोग कर रहे हैं, तो पहला 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल के रूप में क्या करना है? अभिहित किया गया था। तो इसका हम एक तरीका बताए थे, याद कीजिए आप लोग। इसका हम एक तरीका भी बताए थे आप लोग को। तरीका क्या था कि एक तरीका हम लोग जब देखते हैं, तो एक इसमें हम आपको बोले थे कि याद करने का बेसिक तरीका क्या था कि जो पहली बार जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, क्या थे? बंगाल के गवर्नर जनरल थे। आवाज आ रही है ना? हाँ बिल्कुल, कोई डाउट नहीं है। चलिए, अब आता है क्या, तो इसका जो हम, एक मिनट रुक जाइएगा। साउंड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? स्लाइड दिख रहा है ना? नहीं सर, अभी नहीं दिख रहा है कोई सर। अच्छा, स्लाइड नहीं दिख रहा, ठीक है। ओके। कोई नहीं, इसका आपके पास प्रश्न होगा। इस प्रश्न पे जब देखेंगे ना, तो हम आपको सिंपल लिखाते हैं, वो लिख लीजिए आप। 1773 के सामने लिखिए बंगाल का गवर्नर जनरल। 1773 के सामने लिखिए बंगाल का गवर्नर जनरल। फिर 1833 के सामने लिखना है भारतीय गवर्नर जनरल। ठीक है, देन लिखना है 1858 में जो भारतीय वाइसराय। और आप जानते हैं कि अंततः पास में आकर के क्या हो गया, राष्ट्रपति का जो बनना होता है, राष्ट्रपति बन गए। ठीक है,